Like, share, subscribe, and press the bell icon for more videos from Agrians Academy, Dehradun. Hello everyone, I am your host Pradeep Yadav from Agrians Academy, Dehradun. गाइस आज हम बात करेंगे DDA SO हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में। DDA ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी वैकेंसी रिलीज़ की है अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी एक वैकेंसी है SO हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालेंगे इसके सिलेबस के ऊपर कि इसका सिलेबस क्या है और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी आने वाले फर्दर वीडियोस में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और हम कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो जो इसका सिलेबस दिया हुआ है, इसके सिलेबस में हॉर्टिकल्चर के साथ साथ इन्होंने फ्लोरिकल्चर दिया हुआ है। वैसे तो फ्लोरिकल्चर आपके हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, बट इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है फ्लोरिकल्चर का कुछ पोर्शन, ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड है स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग, लॉन डेवलपमेंट, रोड साइड प्लांटेशन, फ्लावरिंग श्रब्स, हेजेस, बॉन्साई, एनुअल फ्लावर्स एंड टोपियरी। और उसके अलावा इन्होंने फोकस किया हुआ है कुछ फ्लावरिंग क्रॉप्स के ऊपर, और उसके बाद प्रोपेगेशन एंड सम प्लांट प्रोडक्शन मेजर्स। तो जितना भी इसका पोर्शन है सिलेबस का, उस पोर्शन में मैं कुछ पोर्शन कवर करूंगा, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करने वाला नहीं हूँ, मैं इसका कुछ लिमिटेड पोर्शन ही कवर करूंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे प्रोफेशनल नॉलेज से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120, उसमें से 80 क्वेश्चन हमारे होंगे हॉर्टिकल्चर के यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज के। अब उन 80 क्वेश्चंस में से हमारे पास हर तरह क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। एग्जाम में दो तरह क्वेश्चन आते हैं, या तो होंगे कंसेप्चुअल बेस्ड या फिर होंगे स्टैटिक बेस्ड। स्टैटिक का मतलब है कि जिसमें आपको चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे आपकी जो फ्लावरिंग क्रॉप्स है इसमें आपको ओरिजिन याद करना है, आपको वैराइटीज़ याद करनी है, आपको इनके पीएच के बारे में याद करना है, आपको टेम्परेचर याद करना है, ये पूरा स्टैटिक पोर्शन है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे कवर अप नहीं करूँगा। जो इसका कंसेप्चुअल जो पोर्शन है, जो इसका बेसिक जो पोर्शन है, मैं वो चीज़ें कवर करूँगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि यार हमको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और हमारा आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा हो जाए एग्जाम में रिवीजन और प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये पता है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ हॉर्टिकल्चर आने वाला है, तो उनका एक माइंडसेट होता है कि यार अगर सिर्फ हॉर्टिकल्चर आएगा ना तो काफ़ी डीपली क्वेश्चन वो पूछेंगे और काफ़ी हटके कुछ अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो उन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए बहुत डीप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, जिसके चक्कर में वो बेसिक स्टडी और कंसेप्ट को छोड़ देते हैं कि यार कंसेप्ट तो खैर नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम में वो हर एक पोर्शन को कवर करते हैं, स्टैटिक पोर्शन से लेकर कंसेप्चुअल पोर्शन तक, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सिर्फ यहाँ पे कवर करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और बेसिक पोर्शंस। डेमो के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे शो करता हूँ जो पहले भी एग्जाम में आ चुका है और आपके DDA के एग्जाम में भी वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। उस एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जाम में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे और आपको किस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is considered as the heart of garden? And the options are fountains, lawn, walls and gates, और उसके बाद है ponds। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है हार्ट ऑफ गार्डन के बारे में। अब जिन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ा हुआ है वो तो क्लियरली नो डाउट इसका आंसर आराम से दे देंगे कि सर इसका आंसर ये वाला ऑप्शन होने वाला है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद ये सब्जेक्ट पहले कभी पढ़ा नहीं है, या जो दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, या जो पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं। वैसे तो ये चारों ऑप्शंस आपके एक गार्डन का पार्ट है, एक गार्डन का फीचर है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हिंट देने के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है, इस पिक्चर से आपको क्लियरली मेंशन होगा कि यार हम कैसे इसका आंसर देंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने पिक्चर डाली हुई है। ये एक गार्डन का फ्रेम है, इस गार्डन के फ्रेम में आपको क्लियरली चारों चीज़ें विजिबल है। फाउंटेन्स आपको विजिबल है सेंटर पोर्शन में, उसके बाद लॉन इसके अंदर है, साइड के अंदर आपको वॉल्स दिखाई देंगी, और उसके बाद पॉन्ड्स भी इसके बीच में अवेलेबल है। तो ये चारों फीचर एक गार्डन के हो सकते हैं। बट हमने बात की हार्ट ऑफ गार्डन के लिए, तो उसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, लॉन। जो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कि इसका आंसर लॉन होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉन। अब यहाँ पे एक और माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन एंड गार्डन। एक लॉन और एक गार्डन में डिफरेंस क्या होता है, जबकि दोनों एक ही चीज़ होती हैं? ऐसा नहीं है, लॉन अलग चीज़ है, गार्डन अलग चीज़ है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉन एंड गार्डन के बारे में। सो लॉन वर्सेस गार्डन, एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। उस एक ही लाइन से आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि यार लॉन क्या होता है और गार्डन क्या होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन एंड गार्डन इज दैट द लॉन इज एन एरिया ऑफ लैंड प्लांटेड विद ग्रासेस। लॉन एक ऐसा एरिया है जिसमें हम सिर्फ ग्रासेस को प्लांट करते हैं,
ठीक है, बाकी हम कोई चीज़ इसमें प्लांट नहीं करेंगे। बट गार्डन इज ए प्लान्ड स्पेस सेट असाइड फॉर द डिस्प्ले, कल्टिवेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द प्लांट्स। बट गार्डन आपका एक ऐसा स्पेस है जो पूरी प्लानिंग के साथ हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें आपके पास डिस्प्ले, एक सीनरी बनाने का काम किया जाता है, उसको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए कल्टीवेशन होती है फ्लावर्स की, हेजेस की, श्रब्स की और अलग अलग क्रीपर्स की, और जिसके अंदर हम प्लांट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो छोटा सा डिफरेंस है लॉन और गार्डन के बारे में। अगेन समझने के लिए सेम फोटो मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा, ठीक है। डिस्प्ले के लिए हमने यहाँ पे फाउंटेन्स लगाया हुआ है, श्रब्स लगाए हुए हैं, हेजेस लगाए हुए हैं, हमने यहाँ पे अलग अलग चबूतरे बनाए हुए हैं, ठीक है। वाटरफॉल इसके अंदर है, पॉन्ड्स इसके अंदर है। कल्टीवेशन करने के लिए ट्रीज और श्रब्स इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और बाकी इसमें जो सेंटर पोर्शन है वो है हमारा लॉन। सो लॉन इज ए पार्ट ऑफ एवरी गार्डन, ठीक है। तो इसलिए हमने कंसिडर किया लॉन इज द हार्ट ऑफ द गार्डन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आज का हमारा लेक्चर किस पे होने वाला है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉन डेवलपमेंट के ऊपर, कि लॉन क्या होता है और हम उसको डेवलप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लॉन। तो आई थिंक अभी तक सबको पता लग गया होगा लॉन के बारे में। लॉन इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ गार्डन बिकॉज इट सर्व्स टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द गार्डन एज ए लार्ज और मे बी ए स्मॉल एरिया। लॉन इज ए ब्यूटीफुल ग्रीन ग्राउंड कवर विद पेरेनियल ग्रासेस। लॉन इज ए ब्यूटीफुल ग्रीन ग्राउंड कवर विद पेरेनियल ग्रासेस। यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज हुआ पेरेनियल ग्रासेस, इसका मतलब क्या होता है। आप लोग ये कहेंगे कि सर इसमें एनुअल और बाइनल ग्रासेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एनुअल और बाइनल भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है, एनुअल मीन्स जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में पूरा कर लेता है, बाइनियल जिसको 2 साल लगते हैं, और पेरेनियल मतलब जो 2 से ज़्यादा टाइम पीरियड या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड भी ले सकता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो कोई भी फार्मर या कोई भी पर्सन उस लॉन में कुछ ऐसी ग्रासेस को कल्टीवेट करेगा जो लंबे समय तक उस लॉन में टिकी रह सकती हैं और हमें बार बार उनको अप्रूव करने की जरूरत ना पड़े। अगर हम एक लॉन में एनुअल और बाइनल ग्रासेस लगाएंगे तो हर 6 महीने बाद या हर 1 साल के बाद हम उस प्लांट को, उस ग्रास को अप्रूव करके दोबारा हम नई ग्रास लगाएंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, लेबर उसमें ज़्यादा लगेगी। तो इन 2 चीज़ों से बचने के लिए हमने वहाँ पेरेनियल ग्रासेस भी इंक्लूड किया हुआ है जो काफ़ी लंबे समय तक हो सकती है। बिकॉज हमें पता है कि लॉन इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लंबे समय की इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखने के लिए हम उसमें हमेशा पेरेनियल ग्रासेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल ग्रीन कारपेट। एक सिंपल है, ग्रासेस ग्रो करेंगे तो नेचुरल ग्रीन कारपेट होगा। डेफिनेशन की बात करें, so a lawn is an area where grasses are sown as a green carpet for landscape and is the basic feature of any garden। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट लॉन के बारे में। लॉन इज द बेसिक फीचर फॉर होम ग्राउंड डेवलपमेंट एंड द पोजीशन ऑफ लॉन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द लेआउट ऑफ द गार्डन इन रिलेशन टू द हाउस। सो दिस इज द स्मॉल कंसेप्ट बिटवीन द लॉन, जो आपको क्लियरली मेंशन ये करता है कि लॉन क्या होता है और गार्डन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन ऑल्सो प्रोवाइड्स परफेक्ट सेटिंग फॉर, किस किस चीज़ों के लिए लॉन हम यूज़ कर सकते हैं, अब ज़रा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक तो हमें पता लगा कि लॉन इज यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि यार किसी भी गार्डन को डिवाइड करने के लिए, ये भी इसका एक पार्ट है कि अगर हमें किसी गार्डन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम उसके बीच में कहीं पे भी 2 लॉन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि आपके गार्डन का डिवीजन ईजिली आप देख सकते हैं। तो लॉन प्रोवाइड परफेक्ट सेटिंग फॉर फ्लावर बेड्स, ठीक है। ये इसकी इमेज आपके सामने, फ्लावर बेड्स। अगर किसी फार्मर को या किसी पर्सन को अपने अलग अलग फ्लावर्स के बेड वहाँ पे लगानी है, अलग अलग फ्लावर्स की लाइन उसको वहाँ पे शो करनी है, और वो चाहता है कि उसके फ्लावर के बेड्स अलग अलग दिखाई दें और अच्छे सुंदर दिखाई दें, तो वो उन फ्लावर बेड्स के बीच में एक छोटा सा लॉन भी एस्टेब्लिश कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इज बॉर्डर। बॉर्डर को भी मेंशन करने के लिए हम लॉन लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज श्रबरी एंड उसके बाद स्पेसिमैन ऑफ ट्री एंड श्रब। तो ये था लॉन का दूसरा अल्टरनेटिव यूज, जिसको हम ब्यूटिफिकेशन के अलावा भी किस किस पोर्शन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। अभी तक हमने जाना कि लॉन क्या होता है, अब देखें कि लॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है साइट एंड सॉइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉइल के बारे में, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले अगेन मेरा एक क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट शुड बी द आइडियल पीएच ऑफ सॉइल फॉर लॉन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने मैं शो करता हूं, 4.0 to 5.0, 5.0 to 5.5, 6 to 7
और लास्ट में 5.5 टू 6.5। ये क्वेश्चन यहाँ पे शो करने का मेरा एक ही रीज़न है कि जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम के बारे में स्टडी कर रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं इस एग्जाम के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, वो इसका आंसर दें। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करूँगा, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। बस मुझे ये देखना है कि यार आप लोग यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, आपका क्या ऑथेंटिक सोर्स है। अगर आपने इसका आंसर सही दिया तो इसका मतलब है कि आपका वेल एंड गुड, आपका सोर्स ऑथेंटिक है, आप वहीं से तैयारी करिए। अगर आप का आंसर गलत आता है तो आपको कहने की जरूरत है आपका सोर्स चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट वो इसका आंसर दे पाए। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करूंगा, आप लोग इसका आंसर देंगे। स्क्रीन के बगल में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नीचे अपना आंसर टाइप कीजिए और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। ठीक है, मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूँ इस लेक्चर के बाद। जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आएंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा जिसमें मैं सभी उन स्टूडेंट्स को ऐड करूंगा जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उस ग्रुप में हम डेली या वीकली कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके इस एग्जाम में काम आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। सिंपली आपको स्क्रीनशॉट क्लिक करके इसका आंसर सेंड करना है, बदले में मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करके, और जब तक इसका एग्जाम नहीं होता हम तब तक उस ग्रुप को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे सेंड कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इसका पोर्शन साइट एंड सॉइल के बारे में। Selected site should get full sunlight and best situation in southern side of the house, maybe the southeast or southwest direction of the house। किसी भी लॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो प्रॉपर डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो किसी भी हाउस के साउथ में फेस किए हुए रहना चाहिए। दैट द परफेक्ट साइट फॉर द लॉन। लोमी सॉइल इज आइडियल विच इंक्लूड्स डिगिंग, लेवलिंग एंड एनरिचिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैन्योर। इफ द सॉइल इज वेरी हैवी, कोर्स सैंड इज एडेड बाय रिमूविंग सब सॉइल टू ए पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर। अगर वहाँ पे लोमी सॉइल के बजाय आपकी काफ़ी हैवी सॉइल है तो हम उसमें कोर्स सैंड यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? उसकी 20 से 25 सेंटीमीटर की जो सब सॉइल की जो डेप्थ है उस डेप्थ को रिमूव करने के बाद हम उसमें कोर्स सॉइल को या कोर्स सैंड को यूज़ करेंगे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लॉन। पीएच, इसका आंसर आप लोग मुझे सेंड कीजिए, पीएच कितना होगा इसके लिए। इफ सॉइल इज वेरी एसिडिक तो हम उसमें यूज़ करेंगे लाइम, क्वांटिटी आपके सामने दी हुई है। इफ सॉइल इज एल्कलाइन हम उसमें यूज करेंगे जिप्सम। और पीएच अगर कम है तो पीएच को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें यूज करेंगे ग्राउंडेड लाइमस्टोन या फिर उसमें चौक हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लॉन की एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अगर ये चीजें हैं तो हम उसमें क्या यूज करेंगे और कितने अमाउंट में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर द साइट एंड सॉइल कंडीशन ऑफ द लॉन। नेक्स्ट इज वीडिंग। Weeds, especially nut grass, should not be allowed to grow। नट ग्रास इसमें एक वीड का काम करती है। अब नट ग्रास मीन्स मोथा, इसका कॉमन नेम होता है मोथा। साइंटिफिक नेम इसका होता है साइप्रस रोटेंडस। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि नट ग्रास क्या होती है। साइप्रस रोटेंडस इज नोन एज नट ग्रास। ठीक है, सो दिस इज द नट ग्रास जिसको हम लोग बोलते हैं मोथा। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल होगा कि सर लॉन एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें ग्रास को ग्रो करना। नट ग्रास या मोथा भी एक तरह की ग्रास है, तो ये यहाँ पे वीड का काम कैसे करेगा। देखिए बच्चों, क्या होता है लॉन का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो सबसे बेस्ट ग्रास जो होती है वो होती है दूब ग्रास, जिसको हम लोग बोलते हैं हरियाली। ठीक है, दूब ग्रास आपकी जो है वो हॉरिजेंटली ग्राउंड पे फैलना शुरू करती है। नट ग्रास या मोथा ये है, ये आपको वर्टिकली ऊपर की तरफ ज़्यादा ग्रो करती है। आपको क्लियरली इमेज में दिख रहा होगा। जब हम लॉन को एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम कुछ ऐसी ग्रास ग्रो करें जो वर्टिकली ग्रो करें या हॉरिजॉन्टली ग्रो करें। इसका आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रो करने वाली ग्रास। तो अगर हॉरिजॉन्टल ग्रास के बीच में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी नट ग्रास की, तो हमें उसकी हाइट को मेंटेन करने के लिए, उसकी हाइट को कम करने के लिए हम उसमें बार बार वीडिंग ऑपरेशन या बार बार उसमें मूविंग करना स्टार्ट करेंगे ताकि उसकी हाइट को हम बार बार मेंटेन कर सकें। तो बार बार फर्दर मूविंग प्रोसेस से बचने के लिए हम उसमें वीड को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए हमने नट ग्रास को इंक्लूड किया एज ए वीड ग्रास या एज ए वीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए नट ग्रास इज नॉट इंक्लूडेड एज ए लॉन ग्रास। नेक्स्ट पॉइंट इज नट ग्रास शुड बी रिमूव्ड विद रूट्स फॉर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। 2 से 3 बार हम इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ लॉन मेकिंग। ठीक है, अब कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Which of the following method of lawn making is the most expensive method? And the options are seeding, dibbling roots, turfing and astroturf.
सो ऑब्वियस है इसका आंसर शायद सबको पता होगा, ठीक है, कि सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड कौन सा होता है, और जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की हुई है वो इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो इसका आंसर हम अपनी अगले स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर आगे। सो मेथड्स ऑफ लॉन मेकिंग, फर्स्ट इज सीडिंग। तो सबसे पहले सीड रेट दिया हुआ है, अबाउट 30 kg ऑफ सीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ लॉन, एंड दिस इज द मेथड ऑफ सीडिंग। हम डायरेक्टली सीड्स की उसमें सोइंग कराते हैं। द सीड्स आर मिक्सड विद डबल द क्वांटिटी ऑफ फाइनली सीव्ड सॉइल एंड शुड बी रोल्ड अगेन एंड वाटर्ड लिबरली विद रोज कैन। क्वांटिटी दी हुई है कि अगर हमारे पास 30 kg ऑफ सीड्स है तो उसमें हम कितनी क्वांटिटी का सॉइल यूज करेंगे, एंड द सीड शुड टेक 4 to 5 weeks टू जर्मिनेट। मोस्ट पॉपुलर ग्रास सुटेबल फॉर सीडिंग इज दूब ग्रास इफ इट हैज फास्ट स्प्रेडिंग मैट फॉर्मिंग हैबिट। अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि दूब ग्रास सबसे बेस्ट ग्रास होती है, तो सबसे कॉमन सबसे पॉपुलर ग्रास जो है वो सीडिंग के लिए दूब ग्रास होती है, ठीक है। अच्छा, हम सीडिंग का यूज कब करते हैं? सीडिंग मेथड इज यूज्ड जब हमारे पास ऑप्टिमम क्वांटिटी में कहीं पे ग्रासेस अवेलेबल ना हो और उनके रूट्स अवेलेबल ना हो ग्रो करने के लिए, तो उनकी कमी के कारण हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं ताकि ये प्रॉपर क्वांटिटी हम ग्रासेस को ग्रो करा के एक लॉन को एस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है टर्फिंग मेथड। सबसे क्विकेस्ट मेथड है लॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉर्ड मेथड, ए क्विकेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मिंग ए लॉन। ये आपने देखा भी होगा टर्फिंग मेथड, ठीक है। टर्फ इज ए पीस ऑफ अर्थ विद कॉम्पैक्ट ग्रासेस ऑन इट। टर्फ क्या होता है? ये एक अर्थ का पीस है जिसके ऊपर कुछ ग्रासेस हमारे पास ऑलरेडी पुट अप होती हैं। हम उन अर्थ के पीसेस को स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कट करके उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह पे जहां पे हमें लॉन लगाना है उस जगह पे उसको पुट अप करके उसको एस्टेब्लिश करते हैं। सो फोटो हमारे पास अवेलेबल है, देख सकते हैं। दिस मेथड इज नोन एज टर्फ मेथड, ठीक है। टर्फ आर कट इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप एंड आर प्लेस्ड ऑन द प्रिपेयर्ड ग्राउंड साइड बाय साइड एंड बीटन डाउन फ्लैट विद द टर्फ बीटर। हम लोग इन ग्रासेस को निकाल के विद द सरफेस विद द सॉइल इसको रोल करके हम उस जगह पे लेके जाते हैं जहां पे हमें उस लॉन की फॉर्मेशन करनी है। सो दिस इज द मोस्ट क्विकेस्ट मेथड, एंड क्विक के साथ साथ दिस इज द ऑल्सो नोन एज मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ मेथड। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? टर्फिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ मेथड किसी भी लॉन की एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव टर्फ प्लास्टरिंग। टर्फ प्लास्टरिंग लगभग सिमिलर मेथड आपका टर्फिंग के जैसा ही, ठीक है। बस सिंपल छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि टर्फ मेथड में आपने सिंपल उस अर्थ की लेयर निकाला जहां पे उस पर ग्रास अवेलेबल था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस एरिया में आपको लॉन एस्टेब्लिश करना है आपको उसमें पहले कुछ पेस्ट लगाना होता है, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने सामने दी हुई है, आपको क्या क्या चीजें मिक्स करनी होगी। उस पेस्ट को प्रॉपर तरह से बनाने के बाद हम उसमें कुछ ग्रासेस को पुट अप करते हैं, कुछ ग्रासेस को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। उन ग्रासेस को स्प्रेड करने के बाद वहां पर रूट्स के फॉर्म करती है और फिर वहां पे वो इजीली ग्रो करना स्टार्ट करती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होता है कि टर्फ प्लास्टरिंग में जो हमारे पास ग्रासेस है वो कितने दिन में फाइनली तैयार हो जाती है। तो इट विल टेक फोर्टनाइट और वी कैन से दैट कम से कम 15 दिन 15 डेज का टाइम लगता है टर्फ प्लास्टरिंग से किसी भी लॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए। ध्यान रखना, टर्फ प्रोसेस में, टर्फिंग में हम लोग ग्राउंड के साथ, अर्थ के साथ उस ग्रासेस को निकाल के दूसरी जगह पुट अप करते हैं, और यहाँ पे हम पहले एक पेस्ट तैयार करेंगे। उस पेस्ट के ऊपर हम कुछ ग्रास के पीसेस को स्प्रेड करते हैं जहाँ पे वो रूट्स को ग्रो करके अपने आप खुद एस्टेब्लिश होती है। तो उन ग्रासेस को स्प्रेड करने के बाद उन रूट्स को जमने में कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया टर्फ प्लास्टरिंग। ये छोटा सा डिफरेंस है टर्फ और टर्फ प्लास्टरिंग के अंदर। सो आई होप आपको समझ आया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट अब जो हमारा मेथड है वो है डिबलिंग रूट्स। सो दिस इज द मोस्ट चीपेस्ट बट टाइम कंज्यूमिंग मेथड। डिबलिंग रूट्स को अलग अलग करके आपको प्लेस करना होता है। दिस इज द डिबलिंग ऑफ रूट्स। स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रास रूट्स should be dibbled 10 to 15 centimeter apart in a level ground when it is wet after rain। तो जो आपके पास बंच है ग्रासेस का, आप उसके अंदर से रूट्स को अलग अलग करके एक प्रॉपर स्पेसिंग पे पुट अप करते हैं। सो दिस प्रोसेस नोन एज डिबलिंग रूट्स। चीपेस्ट है बट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। दिस मेथड इंक्लूड्स रोलिंग, मूविंग, वाटरिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ पैची प्लेसेस विच शुड बी डन रेगुलरली, ठीक है। रोल करके ग्रासेस को इक्वली कट करके, मो करके, इरिगेट करके हम फिर उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज द डिबलिंग रूट मेथड। नेक्स्ट और फाइनल मेथड हमारे पास है एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ एक तरह का सिंथेटिक लॉन है। सिंथेटिक लॉन किस तरह का, ये इमेज आपके सामने है, ठीक है। दिस इज नोन एज एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक लॉन।
पॉपुलरली यूज्ड रूफ गार्डन्स एंड प्लेग्राउंड्स। सेकंड इमेज हमारे पास अवेलेबल है, जो जनरली रूफ गार्डन्स और प्लेग्राउंड, जैसे क्रिकेट के लिए हमने प्रैक्टिस नेट शुरू किया, नेट प्रैक्टिस हमने शुरू किया, उसमें ग्रासेस को ग्रो करना, प्लेग्राउंड्स, ठीक है। घर की छत के ऊपर हमने ग्रो करना है तो रूफ गार्डन, उसमें यूज करते हैं एस्ट्रोटर्फ, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एस्ट्रोटर्फ इज अवेलेबल इन द मार्केट। Constant sprinkling of water is one of the prime requisite to bind the synthetic fiber to provide a surface skin to a lawn carpet. A spacious lawn, though beautiful, will often be monotonous. अब चूंकि हमने अभी बात की है एस्ट्रोटर्फ के बारे में, एक सिंथेटिक लॉन के बारे में, सिंथेटिक लॉन ग्रासेस इजीली अवेलेबल इन मार्केट। अब अगर सिंथेटिक लॉन है तो हम ऑब्वियस हम उसको रूफ गार्डन पे ग्रो करेंगे, या हमने कई बार उसको प्लेग्राउंड भी यूज कर दिया, ठीक है। बट उस सिंथेटिक लॉन के ऊपर हमारे पास एक भी स्पेसिमेन ऐसा नहीं होगा जो या तो ट्री का हो या श्रब का हो। ये सब के सब दूर से देखने में सब ग्रासेस रियलिस्टिक लगती हैं। अब देखने में तो ब्यूटीफुल है, ये देखने में तो अच्छी हैं, बट मोनोटोनी का मतलब क्या होता है? मोनोटोनी मतलब लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट या लैकिंग वैरायटी, कि हमारे पास दूर दूर तक बस यहाँ पे ये सिंथेटिक लॉन है, इसमें कोई दूसरी कोई वैरायटी है ही नहीं, हमारे पास दूसरा प्लांट हमने ग्रो नहीं किया। तो इस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए हम इनके सेंटर में या इनके साइड्स में एक सिंगल लाइन में या तो कोई ट्री या कोई श्रब ग्रो कर देते हैं, ताकि देखने में और रियलिस्टिक लगे कि यार ये कोई सिंथेटिक लॉन नहीं है, ये हमारे पास नेचुरल लॉन है। तो इसलिए इसकी मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए, इसमें और इंटरेस्टिंग इसको बनाने के लिए हम इसमें किसी वैरायटी का या किसी ट्री का या किसी श्रब को एस्टेब्लिश करते हैं जो कि नेचुरल लगे, सिंथेटिक नहीं, जो नेचुरल लगे, उस नेचुरल को ग्रो करके हम इसको एक रियलिस्टिक लॉन में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द एस्ट्रोटर्फ। तो अब देखो ये हमारे पास थे अलग अलग मेथड्स लॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें हमारे पास एक था डिबलिंग मेथड, एक हमारे पास है एस्ट्रोटर्फ, एक टर्फिंग मेथड है, एक टर्फ प्लास्टरिंग मेथड है, और एक हमारे पास सीडिंग मेथड। इन पांचों मेथड्स की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सीडिंग में हम सीड रेट यूज करते हैं लॉन को ग्रो करने के लिए। टर्फिंग में हम ग्राउंड को निकाल के, जिसके ऊपर हमारे पास ग्रासेस अवेलेबल है, हम उसको दूसरी जगह पुटअप करते हैं। टर्फ प्लास्टरिंग में हम एक पेस्ट तैयार करते हैं, उस पेस्ट के ऊपर हम लोग कुछ ऐसी ग्रास का स्प्रे करते हैं जो उस पेस्ट में कांटेक्ट में आने के बाद अपनी रूट्स को एस्टेब्लिश करती है, और 15 दिन में वो हमारे पास लॉन तैयार हो जाता है। एस्ट्रोटर्फ एक सिंथेटिक लॉन है, इसकी मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए हम इसमें ट्रीज और श्रब्स को जो नेचुरल हैं, जो रियलिस्टिक है, उनको ग्रो करते हैं। तो हर एक पार्ट का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कौन से मेथड से किस तरह के लॉन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि यार इन चीजों के लिए कंसेप्ट यूज करना, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जिनको इनके बारे में नहीं पता कि यार एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, टर्फ प्लास्टरिंग क्या होता है, टर्फिंग क्या होता है, वो तो सिंपल ये समझेंगे कि यार टर्फिंग है, सब कुछ एक जैसा ही होगा, तो ये सबसे एक्सपेंसिव मेथड है। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन ग्रास स्पीशीज इज बेस्ट सुटेड फॉर शेडी सिचुएशन। अब देखो क्वेश्चन हमने यहाँ पे उल्टा दिया, शेडी सिचुएशन। अक्सर तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि सन्नी सिचुएशन के लिए कौन सी ग्रास ग्रो करते हैं। बहुत सारी ग्रासेस हमारे पास सन्नी के लिए, इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन से, दूब ग्रास। अब शेडी में कौन सी ग्रास हमारे पास होगी? ऑप्शन देखो पहले, फिर अपना आंसर देना। दूब ग्रास, एनुअल ब्लू ग्रास, बफलो ग्रास, और उसके बाद वेलवेट ग्रास, ठीक है। अब अगर आपने इन चारों ग्रास के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैक्सिमम बच्चे क्या करके आएंगे, इसका आंसर लगाएंगे दूब ग्रास या फिर एनुअल ब्लू ग्रास, ठीक है। या कुछ बच्चे अपने हिसाब से कोई भी आंसर लगा सकते हैं, बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। आपके हिंट के लिए मैंने एक इमेज यहाँ पे शो कर दी है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रास कौन सी है तो फिर आप इजीली अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे सेंड कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर मुझे सेंड कीजिए। बदले में मैं आपको अपने उस ग्रुप पे ऐड करूंगा जो मैं डीडीए की तैयारी करने के लिए स्पेशल ग्रुप बनाने वाला हूँ। उस ग्रुप पे हर वीकेंड हम लोग कुछ ना कुछ क्विज सॉल्व करते रहेंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और ग्रुप होने का एक और फायदा है कि आप जितने भी अलग अलग स्टेट से अगर बच्चे उसमें इंक्लूड होंगे तो आप हर कोई स्टूडेंट अलग अलग बुक फॉलो करता है, तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतने ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन कलेक्ट होंगे, और उन सभी क्वेश्चन से कहीं ना कहीं किसी को फायदा जरूर मिलेगा इस चीज के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, डेड ग्रास इन द लॉन इज द सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन ऑफ द लॉन। ऑप्शंस आर डॉग यूरिन, क्लोरोसिस, फर्टिलाइजर बर्न और इम्प्रॉपर मूविंग। आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ पे डेड ग्रास का सिम्टम यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये जो सिम्टम है इसको बोलते हैं डेड ग्रास। ये डेड ग्रास
इनमें से कौन सी प्रॉब्लम का सिम्टम हो सकता है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे सेंड कीजिए, स्क्रीनशॉट लो, आंसर पुटअप करो और मेरे व्हाट्सएप पे इसको सेंड करो। विद इन वीक आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था ये था लोन डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आई थिंक इसमें इतना ही है, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही है। तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।